नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह 9 बजे राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़-भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे राहुल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय सुशील आता है और राहुल के कंधे पर हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार, तूने तो हद कर दी। तेरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तू ऑफिस जा रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, घूम फिर मौज कर। सुशील बोला जा रहा था, लेकिन राहुल था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सुशील ने गंभीर होकर पूछा, यार सब तो ठीक है ना? तू उदास क्यों लग रहा है? राहुल तब भी चुप था। यह देखकर सुशील ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी? यार तू कुछ बोलता क्यों नहीं? घर में सब तो ठीक है ना? राहुल ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरे जैसी नहीं है। वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अंग्रेजी भी नहीं जानती। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार हमेशा बाइबिल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना। यार ये भी कोई ज़िंदगी है? 3 दिन में ही मैं परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। सुशील ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबिल की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुशील ने दिलासा दिलाते हुए कहा, यार सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय दे भाभी को, नई है दिल्ली में, सब कुछ सीख जाएगी। राहुल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस, देर हो रही है। आज राहुल और अनीता को 3 माह हो चुके थे, लेकिन राहुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आना चाहता है। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में। आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। अनीता जब भी राहुल को चाय या पानी देती तो राहुल उसे इस तरीके से पकड़ता कि कहीं अंगुलियां ना छू जाएं। अनीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो राहुल को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती और यूट्यूब से देख कर अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश भी करती। आज शाम राहुल गाजर का हलवा खाते हुए ज़ोर ज़ोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत राहुल ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो राहुल को जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा तो था ही कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राहुल बचपन से ही ज़िद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि राहुल और अनीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा। वो अनीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने ही माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले हुए पिता के वो शब्द बहुत अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे। बिटिया, अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता।
अनीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन राहुल का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे की तरह चुभ रहा था। वो अपने ही घर में ऐसे महसूस कर रही थी कि जैसे कि वो राहुल के लिए बोझ हो। अनीता ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में राहुल से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि राहुल ने चिल्लाया, माँ, ऑफिस का टिफ़िन लगा दिया है क्या? अनीता ने टिफ़िन उठाकर राहुल की ओर बढ़ाते हुए दिया, लेकिन जैसे ही राहुल ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, अनीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। राहुल कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके, देखता हूँ। अनीता की ये बातें जैसे राहुल के कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। अनीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है चलो अच्छा है, बला टली। वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक के पेपर तैयार करवा लूँगा, वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद हो जाऊँगा। वो इसी विचार में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफ़िन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुँचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है और उसे तेज़ बुखार है। अनीता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही है। माँ कराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। राहुल ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत ओला मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते अनीता माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा दे रही थी कि आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। वो लोग अस्पताल पहुँच गए। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया कि इनके पेट में रसौली है, जिसका ऑपरेशन जल्दी से कराना बहुत ज़रूरी है। राहुल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन ही है पैसे का इंतज़ाम करने के लिए। यह सुनकर राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। वो अस्पताल से बाहर आया और जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्त कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख देते थे। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो राहुल, लॉकडाउन के बाद वैसे भी कंपनी घाटे में चल रही है और तुम पहले से ही एडवांस ले चुके हो। सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। राहुल पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतज़ाम में जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं न कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसे का इंतज़ाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के कैबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन का वक्त और दे दीजिए। मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के पैसे भी भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। राहुल रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी जो दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है और तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर हैं।
वो अब बातें भी कर सकती हैं। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। राहुल को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और अनीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। राहुल को आज अपना कद अनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने दिन रात सेवा की है और पूरी रात जीसस से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। राहुल अनीता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अनीता कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? अनीता ने कहा, मेरे पास कुछ जमा पैसे थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेच दिया। माँ धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अनीता का हाथ राहुल के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राहुल के आंखों से पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथों में गिर रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।